कृषि कानून वापसी पर लगी केंद्रीय कैबिनेट की मुहर, प्रदेश के किसानों ने किया स्वागत। कहा, प्रधानमंत्री पर भरोसा, शीतकालीन सत्र में वापस हो जाएगा कानून। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट की आज प्रधानमंत्री रखेंगे आधारशिला। गौतम बुद्ध नगर में बनने वाला ये एयरपोर्ट प्रदेश के विकास को देगा गति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर में चौधरी हरमोहन सिंह जन्म शताब्दी समारोह में लिया हिस्सा। कहा, आज आजादी के गुमनाम नायकों को भी देश कर रहा है याद। और कांग्रेस को एक और झटका, रायबरेली सदर से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने थामा भाजपा का दामन। आजमगढ़ से वंदना सिंह ने भी ली भाजपा की सदस्यता। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। 19 तारीख को गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था और अब सरकार ने इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। इस फैसले का देश भर के किसानों ने स्वागत किया है। कृषि कानून रद्द करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बुधवार को पहला कदम उठा लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीनों कृषि कानूनों की वापसी वाले विधेयक को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की औपचारिकता को पूरा कर लिया है। ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। अब 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले संसद के किसी सदन में इन कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल पास होगा और इसके बाद दूसरे सदन में भी इसे पास कराया जाएगा। दोनों ही सदनों से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधिवत ये कानून खत्म हो जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर देश भर के किसानों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। किसानों ने जहां एक ओर इस फैसले का स्वागत किया तो वहीं केंद्र सरकार की किसान केंद्रित योजनाओं पर खुशी भी जताई और आंदोलनकारी किसानों को अब वापस घर लौटने की सलाह दी है। हमें बहुत खुशी है कि जो ये कानून, कृषि कानून था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने वापस ले लिया। तो अब हम चाहते हैं कि किसान जो है अपना आंदोलन वो ख़त्म करें और अपने अपने घरों में जाएं, अपना कारोबार करें। इसके लिए हमें सब ने मिलकर प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मोदी सरकार ने जो ये 3 कानून वापस लिए हैं, मेरा किसानों से अनुरोध है कि इनको खोला जाए ताकि आम आदमी को यहाँ से निकलने बढ़ने में कोई परेशानी ना हो। मैं जो किसान भाई इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, जितनी भी जथेबंदियां हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि वो सारे ही इस आंदोलन को खत्म करके वो अपने काम धंधे में लगें। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सोच विचार करके और किसान हित में फैसला लेते हुए उक्त कानून को वापस लिया है। हम लोग खुश है, संतुष्ट है उनके कृषि कानून वापस लेने से। केंद्रीय सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये जो कृषि बिल को प्रत्याहार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी किसानों की मांगों पर विचार करके तीनों ही कृषि कानून वापस ले लिए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, वह स्वागत योग्य है
आंदोलनरत किसान को वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने किसान हित में निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 19 नवंबर की सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी और कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही उस ऐलान के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये बरकरार है कि सरकार की पहल के बाद क्या आंदोलनकारी किसान शांतिपूर्वक घर वापस लौटेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के कैबिनेट में लिए गए निर्णय का नोएडा के किसानों ने स्वागत किया है। गौतम बुद्ध जनपद के किसान प्रसन्न हैं और प्रधानमंत्री की सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने किसानों के विरोध को आत्मसात करते हुए इन कानूनों को वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री ने ये बताने का प्रयास किया है कि भले ही ये बिल किसानों के हित में रहे हों, लेकिन देश में विरोध करने वालों का भी पूरा सम्मान है, इसलिए कानून को वापस लिया गया। किसानों ने आंदोलनकारियों से आंदोलन वापस करने की अपील की है। ये तो किसान के हित में सरकार ने तीनों कानून दिए हैं और इसमें तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है जो सरकार ने सोच समझ के लिया है, ताकि ये देश विरोधी जो ताकतें हैं वो रुक जाएं और ये फैसला किसानों के हित में भी है। तो मोदी जी ने वास्तव में ही बहुत अच्छा काम किया है। इस पर क्या कहना है, इसका कहना सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये कृषि कानून जो वापस लेकर के अच्छा काम किया है। हम तो ये अपील करते हैं किसान भी अपने घर को जाए, अच्छी बात है, अपना फैसले को स्वागत करते हैं। कृषि कानूनों के वापसी के फैसले का हापुड़ के किसानों ने भी स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने कृषि कानूनों को वापस लेने की औपचारिकता को पूरा करने से किसान इस कानून की वापसी को लेकर आश्वस्त हैं। सदन में इस कानून की वापसी पर चर्चा होनी अभी शेष है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद किसान प्रसन्न हैं कि सरकार ने किसानों की बातों को गंभीरता से लिया है, जिसके कारण कृषि कानून वापस हुए हैं। पुर के रहने वाले हम खेती करते हैं। ये जो कृषि कानून जो है सरकार उल्टे लिए बहुत अच्छे हैं और हम अपील करते हैं जितने किसान हैं अपने अपने घर को जाएं। जो ये मोदी जी ने जो अपना कृषि जो कानून वापसी लिया है बहुत अच्छा किया है। ये किसानों के हित की बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं ये अपील करूंगा कि सभी किसान भाई इसका समर्थन करें। ये जो सरकार है बहुत अच्छे काम कर रही है, वो लोग समझ नहीं रहे इस बात को, इन्हें घर वापस चले जाना चाहिए। मोदी जी ने और योगी जी ने किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान करा है, चाहे मंडी समिति का प्रोग्राम हो, चाहे एमएसपी का हो और चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। यानी कि किसानों को 6,000 रुपये अनुदान राशि, ठीक है ना, और उसके बाद में किसानों को खाद, डाई, जिंक, जो भी किसानों की पेस्टिसाइड है, सबके बारे में मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा। अब जो किसान भाई हमारे यहाँ धरना दे रहे हैं, सरकार ने बिल भी वापस ले लिया है ये कृषि कानून वाला, तो अब इन्हें अपने अपने घर चला जाना चाहिए। समाचारों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है, तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। भारत का पहला नेट जीरो एमिशन हवाई अड्डा, पहला ऐसा हवाई अड्डा जहां एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र होगा। जी हां, ये होगा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बनने वाला हवाई अड्डा। क्या होंगी इस एयरपोर्ट की विशेषताएं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक राज्य और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में जुड़ रहा है एक और स्वर्णिम अध्याय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे।
विमानन के क्षेत्र को और मजबूत बनाने और भविष्य की जरूरतों के अनुकूल तैयार करने की दिशा में ये एक अहम कदम है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा। 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होंगे। 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। दरअसल ये एयरपोर्ट बताता है कि न्यू इंडिया में विकास का सफर कैसा रहने वाला है और विकास का मॉडल किस तरह से तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। आपको बताते हैं इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या होगी खास बातें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव को कम करने में इस एयरपोर्ट से मदद मिलेगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद सहित शहरी आबादी और पड़ोसी इलाकों को इसका फायदा मिलेगा। पहले चरण के निर्माण के बाद हवाई अड्डे की क्षमता वार्षिक रूप से 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की हो जाएगी। एयरपोर्ट के आगमन से ही इंडस्ट्री के तमाम क्लस्टर्स यहाँ आए। करीब 12 से नई इंडस्ट्रीज आ गई हैं। फिल्म सिटी आ रही है, लॉजिस्टिक पार्क आ रहा है, हेरिटेज कॉरिडोर आ रहा है, टॉय पार्क आ रहा है, एक मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भारत सरकार ने अनुमति दी है। इस सब के पीछे जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो जेवर एयरपोर्ट है। पहली बार भारत में कोई ऐसा हवाई अड्डा बन रहा है जहां एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र होगा और ध्यान लॉजिस्टिक संबंधी खर्चों और समय की बचत पर भी होगा। डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी, जिसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा। औद्योगिक उत्पादों के निर्बाध आवागमन की सुविधा के जरिए ये हवाई अड्डा क्षेत्र में भारी निवेश को आकर्षित करने, औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, उन्होंने जेवर की तरफ मोड़ा सारे निवेशकों को और यहाँ एयरपोर्ट को मंजूरी दिलाकर वो मुकाम और कामयाबी हासिल की जिसकी पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत दिनों से इंतजार था। नोएडा और दिल्ली को निर्बाध मेट्रो सेवा के जरिए जोड़ा जाएगा। आसपास के सभी प्रमुख मार्ग और राजमार्ग जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तथा अन्य हाईवेज भी हवाई अड्डे से जोड़े जाएंगे। हवाई अड्डे को प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल से भी जोड़ने की योजना है, जिसके कारण दिल्ली और हवाई के बीच का सफर मात्र 21 मिनट का हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट आ ही रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मोदी जी, योगी जी सही काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट से यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बहुत ज्यादा लोगों की जो बेरोजगारी थी वो खत्म होगी। ये भारत का पहला नेट जीरो इमिशंस हवाई अड्डा होगा। हवाई अड्डे की डिजाइन बनाने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि परिचालन खर्च कम हो तथा निर्बाध और तेजी से यात्रियों का आवागमन हो सके। हवाई अड्डे में टर्मिनल के नजदीक ही हवाई जहाजों को खड़ा करने की सुविधा होगी, ताकि उसी स्थान से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन में आसानी हो। इसके कारण हवाई अड्डे पर हवाई जहाज जल्दी से काम पर लग जाएंगे तथा यात्रियों का आवागमन भी निर्बाध और तेजी से संभव होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने उत्तर प्रदेश दौरे के पहले दिन कल कानपुर में चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने चौधरी हरमोहन सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी हरमोहन सिंह ने अपने संपूर्ण जीवन में शिक्षा को बढ़ावा दिया। विकसित क्षेत्र का विकास जितना हो सकता है यहाँ की परंपराओं और यहाँ की अनुकूलताओं के आधार पर बहुत कुछ किया गया, लेकिन जिस श्रृंखला को उल्लेख किया गया उससे मैं आज बहुत प्रभावित हूँ। शिक्षण संस्थाओं का जाल, एक ऐसा जाल बिछा दिया गया और जिसके लिए चौधरी हरमोहन सिंह बहुत हम सबको कई बार कहते थे कि भाई कुछ आपके गांव में हो सके तो हो, ना हो सके, विकास हो या ना हो, लेकिन विकास का जो आधार है वो शिक्षा होती है और शिक्षा यदि बच्चों को मिलेगा तो वो अपने आप विकास का रास्ता ढूंढ लेंगे।
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हम स्वाधीनता संग्राम के गुमनाम सेनानियों का स्मरण करें। भारत की विकास उन्होंने यात्रा कहा में कि हम सबका शिक्षकों कर्तव्य है कि गुमनाम सेनानियों के बारे में जानकारी हासिल करें और इसे साझा करें। देश के भविष्य को संवारने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इनमें से अनेक बलिदानियों के नाम हम जानते हैं, लेकिन बहुतों के नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए हैं। 2 वर्ष तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान हम स्वाधीनता संग्राम के इन गुमनाम सेनानियों के योगदान का भी स्मरण करेंगे। कानपुर में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी HBTU की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर हो रहे कार्यक्रम में भाग लेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन आज संस्थान के पश्चिमी कैंपस में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगे। वो स्मारक, सिक्के, डाक टिकट का अनावरण भी करेंगे। संस्थान के 100 वर्षों की उपलब्धियों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए टाइम कैप्सूल, शताब्दी स्तंभ, शताब्दी द्वार व अन्य नए भवनों का लोकार्पण रिमोट का बटन दबाकर करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले समारोह में एल्यूमिनियाई एसोसिएशन ने भी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। फतेहगढ़ स्थित राजपूत रेजिमेंट के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करियप्पा ग्राउंड में सैनिकों ने निरंतरता ड्रिल परेड में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पूर्व थल सेना अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर CP मोहंती समेत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक अफसरों ने भाग लिया। बैंड पर बजती देशभक्ति की धुन ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर राजपूत रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर इंदर परमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस रेजिमेंट ने देश की सुरक्षा के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई विजय भारत की झोली में डाल दी। इसका गौरवशाली इतिहास है जिस पर देश को गर्व है। समर्पित चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले एक और अल्प विराम। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कन्नौज में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि दोनों सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। राजनीति में बढ़ती मुलाकातों पर बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राजनीति में निजी मुलाकातों का हर समय राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। उर्वरक खाद की कमी नहीं है, किसान इसको लेकर परेशान न हो। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के समय में यमुना एक्सप्रेसवे बना, वो प्रदेश के काम आ रहा है। योगी सरकार के समय में बने एक्सप्रेसवे भी प्रदेश को गति देंगे। राजनीति में हमेशा आपस में किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात होती रहती है। उसका हर मुलाकात का कोई अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। कभी कभी सामान्य मुलाकातें भी होती हैं और इसलिए रही बात, जैसे माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में से हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात उनका औपचारिक भी हो सकता है। वो पार्टी से हट के बहुत बड़े विद्वान भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की मुलाकात को बहुत ही सामान्य तौर पर ही लिया जाना चाहिए, न गूढ़ अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। विकास के मुद्दे पर हम लगातार चुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं। विकास
आज चतुर्दिक दिखाई भी पड़ रहा है और स्थापना के बड़े पैमाने पर काम भी हो रहे हैं। आज भी अगर सड़क को ही लिया जाए तो अति महत्वाकांक्षी हमारी योजनाएं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हुआ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बड़ी तेजी के साथ अभी निर्माणाधीन है, गंगा एक्सप्रेसवे वो भी तेजी के साथ निर्माण चल रहा है। अभी अभी इसी 25 तारीख को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। एक महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। तो इस तरीके से वो विकास का मुद्दा, जिस विकास के मुद्दे पर हम लगातार जनता के बीच में जाते रहे, उसी मुद्दे के साथ फिर जाएंगे। और जिस तरीके से 2014, 2017, 2022, 2019 में विजय परचम लहराते रहे हैं, उसी प्रकार से 2022 में भी विजय परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांवों को सुविधा देने और शहरों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। बरेली शहर से गांवों को जोड़ने के लिए कई ऊपरगामी सेतु का निर्माण किया गया है, जिससे कम समय में शहर पहुंचना संभव हो सकेगा। बरेली से सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने इन पुलों को जनता को समर्पित करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है गांव और शहर की दूरी कम की जा सके, गांव को भी शहर की तरह आवागमन की सुविधा दी जा सके, जिससे गांव का भी समुचित विकास हो। शिलान्यास का कार्य हो रहा है, एक यहाँ पर, दूसरा एक शाही के पर, एक तीसरा एक और बड़ा काम हो रहा है जो बिल्कुल कलेक्टरगंज के सामने एक गौतारा गांव के पास हो रहा है। तो वास्तव में हमारी सरकार इन विकास के कामों के प्रति जवाब दे, कैसे इन कामों को पूरा किया जाए, हमारी चिंता का विषय। और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर विकास के कामों की हमने जो दिशा दी है, हम लोगों का मानना है कि अधिकांश विकास के काम हो रहे हैं। और आप यहाँ पर मौजूद हैं, ये बरेली का एक किनारा है, शीशगढ़ एक क्षेत्र होता है, पर यहाँ से बरेली पहुँचने में आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार कितनी चिंतित है और किस प्रकार के विकास के कामों में गति दे रही है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली सदर से विधायक आदित्य सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। आदित्य सिंह के पिता अखिलेश सिंह रायबरेली से 5 बार विधायक रहे और हमेशा बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे हैं। पिछला चुनाव सदर से उनकी बेटी अदिति सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जीता था। कांग्रेस की नीतियों के कारण वो कई बार सांसद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की आलोचना कर चुकी हैं। कई मौकों पर वो भाजपा के साथ खड़ी नजर आई। कल उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की ईमानदार छवि से हम प्रभावित होकर भाजपा में आए हैं। इस दल में रहते हुए हम जनता की अधिक सेवा कर सकेंगे। रायबरेली से कुछ और लोगों की कांग्रेस छोड़ने की संभावना है, जो लगातार कांग्रेस से बगावत करके भाजपा के साथ खड़े हैं। ये ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां भाजपा कभी चुनाव नहीं जीती है। भाजपा इन सीटों पर इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़कर जीतना चाहती है। उधर आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा से बसपा का प्रतिनिधित्व करने वाली वंदना सिंह ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए, गरीब का ध्यान देने के लिए और गरीब का विकास करने के लिए 2022 की प्रबल प्रचंड जीत के लिए ये दोनों भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण और ज्वाइन किया है। मैं अदिति जी को और वंदना जी को हृदय से स्वागत करता हूं प्रदेश अध्यक्ष के नाते। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित थी और जैसे वो इतनी मेहनत करते हैं, खासतौर से हमारे अपने मुख्यमंत्री जी, और जितना ऑनेस्टी से वो काम करते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित थी। पूरे 5 साल मैंने खुद उनकी कार्यशैली ऑब्जर्व करी, क्योंकि सदन में उनके साथ काम करने का मौका मिला, और उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। कांग्रेस को तो आज बहुत बुरा लगा होगा, जाहिर सी बात है, पर उनको पहले अपने लोगों को देखना चाहिए, संभालना चाहिए, और अब जब टू लेट हो जाता है तो फिर बस आप सब आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे से अच्छा काम कर सकूं अपनी जनता के लिए, और जो एक लोकप्रियता मेरे
क्षेत्र ने, मेरी जनता ने हमारे परिवार को दी है, मेरे परिवार को मुझे दी है। मेरा इकलौता लक्ष्य उसको कायम रखना और अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना। बलरामपुर में भारतीय खाद्य निगम के सौजन्य से अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के अवसर पर निकाली गई तिरंगा यात्रा का भी यहां स्वागत किया गया। राज्य मंत्री पलटू राम ने कहा कि जिनके कारण हम स्वतंत्र हुए उनको नमन करना, उनके आदर्शों पर चलना हमारा कर्तव्य बनता है। इस अवसर पर उन्होंने गुमनाम वीर शहीदों को और क्रांतिकारियों को नमन किया। हमें अपनी भाषा और राष्ट्र दोनों पर गर्व करना चाहिए और इसके लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का काम किया है। जो माननीय मोदी जी और योगी जी का सपना है, वो सपना है कि हम अपने शहीदों को भी नमन करें और जो जिस विभाग की योजनाएं हैं उस योजनाओं को हम धरातल पर पहुंचाने का काम करें। यही संकल्प है माननीय मोदी जी का और योगी जी का। आज इस कार्यक्रम के तहत भारतीय खाद्य निगम के हमारे अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, हमारी सभी सम्मानित क्षेत्रीय जनता के समक्ष बहुत ही बेहतर ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजित करने का काम किया है। हम माननीय मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे आज़ादी के उन नौजवानों को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का काम किया, जिन्होंने आज़ादी दिलाने का काम किया और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में और प्रदेश में आई है, तब से लगातार हम शहीदों को सम्मानित करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उनके उन स्थलों पर जाकर के उनकी प्रतिमा पर नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम उसी संकल्प को लेकर के अपने विभिन्न विभागों के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं तक जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तमाम ऐसे छुपे हुए लोग हैं और जिनका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है, ऐसे लोगों को हम ढूंढ रहे हैं और यह आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है और एक समाज को और राष्ट्र को कैसे आगे ले जाना है, इसकी भी एक परिकल्पना इसके माध्यम से साकार हो रही है। मेरठ की ममाना तहसील की हस्तिनापुर नगर पंचायत तो स्वच्छ भारत अभियान पर खरी उतर रही है। अब नगर पंचायतें भी कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर निगमों की तरह कदम उठा रही हैं। हस्तिनापुर नगर पंचायत भी अब 42 तरह के कूड़ों का निस्तारण करके उसे बेच रही है, जिससे नगर पंचायत की आय बढ़ रही है। नगर पंचायत के कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके नगर पंचायत में बने प्लांट में ले जाते हैं। वहां कूड़े को अलग करके पैकेट में भरा जाता है, जिसे खाद के रूप में बेचा जाता है। इससे एक तरफ पर्यावरण सुरक्षित है तो दूसरी तरफ आय भी बढ़ रही है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री का जो ये है कि स्वच्छ भारत मिशन का, उसके अंतर्गत हम लोग अपना ये नगर पंचायत में ये हमारा सेंटर चल रहा है, जिसमें हम लोग डोर कूड़ा कलेक्शन कर रहे हैं और उसमें 42 प्रकार से कूड़ों का सेग्रेगेशन हम लोग कर रहे हैं इस समय। और अभी 1 साल से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोग 1 लाख रुपए तक का कूड़ा बेच चुके हैं। और हमारे जो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सब परफेक्ट हो गए हैं, सब सीख गए हैं कि कैसे सेग्रेगेशन करना है और वो लोग 42 प्रकार से सेग्रेगेशन कर रहे हैं। मैडम, ये जन जागरूकता हो रही है और स्वच्छता हमारे यहाँ हर वार्ड में, इस समय हम लोग 15 वार्ड हमारे यहाँ है, लेकिन 8 वार्ड में पूरी तरह से हमारे सेग्रेगेट करके लोग कूड़ा दे रहे हैं और लोग बड़े खुश हैं कि धीरे धीरे लोगों को हैबिट नहीं थी, लेकिन आज की डेट में सब में हैबिट हो गई है और सब जानते हैं कि एक समय है, इसी समय पर हमारे वाहन पहुँचता है और वहाँ पर वो लोग कूड़ा लेके खड़े रहते हैं।